नमस्कार मित्रों, एक दिन पहले मैंने आपसे जिक्र किया था कि आजकल श्राद्धों के दिन है और अपने पितरों को याद करने के दिन हैं। और मैं समझता हूँ कि श्राद्ध सिर्फ ये भी मैंने जिक्र किया था कि अपनी वंश परंपरा के लिए नहीं होते, अपनी जो कलागत या साहित्यगत परंपरा के लिए होते हैं, उनको भी याद करना इन्हीं दिनों में ज़्यादा प्रासंगिक लगता है, क्योंकि ये दिन वस्तुतः अपने प्रेरक पितरों को याद करने के दिन है। और मैं समझता हूँ कि साहित्य की दुनिया में कुछ नाम ऐसे थे जिन्हें हम अनायास ही अनचाहे थोड़ा सा भूलते जा रहे थे। जिक्र किया आपसे सांझी जानकारी की मैथिली शरण गुप्त के बारे में, आज जिक्र करते हैं सुमित्रानंदन पंत के बारे में। और पंत के बारे में मित्रों जिक्र जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस महान कवि ने जो कुछ सीखा, जो कुछ दिया, जो जिया, वो प्रकृति के नाते जिया। उसके जीवन में हर चीज़ प्रकृति थी। अब प्रकृति को आप क्या रूप देते हैं? प्रकृति को परमेश्वर से मिलाते हैं, प्रकृति को आप मानव से मिलाते हैं, क्या रूप देते हैं ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन इसका एक कविता की एक पंक्ति मुझे याद भी है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, कि छोड़ द्रुम वृक्ष आप सब जानते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी नाता। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी नाता, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। मतलब उसके लिए सबसे बड़ी जो एक प्रकार से जो आकर्षण का बिंदु है वो प्रकृति है। और प्रकृति के लिए, प्रकृति के प्रति उनकी ये जो एक अटैचमेंट थी, एक जो उनका झुकाव था, लगाव था, आकर्षण था, इसी कारण से उनको आज भी और इससे पहले भी साहित्य के इतिहास जितने भी लिखे गए सब में उसको प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में याद किया गया। मित्रों, पंत जी का जीवन जो है वो भी बड़ा दिलचस्पियों से भरा हुआ है और हर बात में सौंदर्य बोध ये सबसे बड़ी बात थी। लेकिन सौंदर्य बोध जब जहाँ बात करते हैं तो वहाँ ज़िंदगी में उन पर जिन जिन बातों का प्रभाव पड़ा वो बड़ी अद्भुत और विसंगत बातें हैं, लेकिन सबसे इन्होंने बहुत कुछ लिया और उनको अपने स्वरूप में दिया। ये कार्ल मार्क्स से भी बेहद प्रभावित थे। कहाँ मार्क्सवाद और कहाँ ये छायावाद के प्रणेता, छायावाद के एक स्तंभ। छायावाद का मार्क्सवाद के साथ कोई रिश्ता जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। मार्क्सवाद का रिश्ता सिर्फ हमारे प्रगतिवाद के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन ये छायावादी कवि भी मार्क्स से बहुत कुछ सीखता था। ये प्रकृति के आचरण के बारे में, उसके समान, उस पर समान अधिकारों के बारे में, सब लोगों के समान अधिकारों के बारे में बात करता था। गांधी से ये बेहद प्रभावित थे और मार्क्स से बेहद प्रभावित थे। दो अन्य नाम हैं जिनका जीवन सोपान और जिनकी कृतियां जो थी वो पंत को प्रभावित सदा करती थी। उनमें एक थे ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल पुरस्कार विजेता। अब उनके बारे में कुछ भी कहना वाजिब नहीं है, उचित नहीं लगता। टैगोर, मार्क्स, गांधी और उसके बाद सबसे ज़्यादा इनको प्रभावित किया अरबिंदो ने। महर्षि अरबिंदो के बड़े ही ये ज़्यादा भक्त थे, श्रद्धालु थे। ये बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या, जो अरबिंदो की बातों की व्याख्या करना आसान नहीं है। उनका एक ग्रंथ है सावित्री, आप कुछ पन्ने पलटेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि ये क्या है, ये रचना कैसे समझ में आए। लेकिन वो दर्शन का, जीवन दर्शन का इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि उसको कविता में उतारना, उसको छायावादी कवि के द्वारा एक माध्यम के रूप में उसका प्रयोग करना, ये बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल ये परस्पर, मार्क्स का अरबिंदो से कोई संबंध नहीं, मार्क्स का महात्मा गांधी से कोई सरोकार नहीं, टैगोर का मार्क्स से कोई सरोकार नहीं, लेकिन पंत का सरोकार इन चारों से रहा। और इन चारों के प्रति उन्होंने अपने अपने ऋण की जो एक प्रकार से अभिव्यक्ति थी कि मैं इन चारों का कर्जदार हूँ, ये उन्होंने की। मित्रों, जन्म हुआ कुमायूं में और कुमायूं अपने आप में प्रकृति की गोद में है। और जब भी चलती है आधुनिक युग की बात, उसमें छायावाद के 4 कवि स्तंभ माने जाते हैं और चारों में से सबसे ज़्यादा महत्व इनको दिया जाता है।
चारों स्तंभकारों में जयशंकर प्रसाद पहले स्थान पर आते हैं, फिर निराला जी का जिक्र आता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर महादेवी वर्मा, उनके साथ ही सुमित्रानंदन पंत का। पंत को बहुत सारी नवीनताओं का जो था वो बड़ा एक उसको अच्छा लगता था कि नई बात होनी चाहिए। मसलन कुछ एक बातें आपसे साझी कर लेते हैं, सामान्य बातें। साहित्य की चर्चा तो अब साहित्य का इतिहास लिखने वाले करेंगे, लेकिन हम लोग जीवन की चर्चा कर लेते हैं कि जब हरिवंश राय बच्चन इनके बड़े श्रद्धालु थे और इनके प्रति बड़ा बहुत ज़्यादा सम्मान रखते थे दिल से मन से, और उन्होंने अपने बच्चे का नामकरण इनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई अपना ये तो बच्चा है, जो नाम चाहो दे लो। तो बच्चन ने अपने बेटे का नाम इनकलाब रखा और वो ये नाम का प्रस्ताव लेकर इनके पास आए कि दादा ये देखो ये नाम मुझे तो बड़ा जचा है, क्रांति आती जीवन में, तो मैं इसको इनकलाब नाम दे रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसमें सौंदर्य बहुत नहीं लगता, आप इसको अमिताभ का नाम दे दो। और तब से अमिताभ बच्चन का नामकरण करने का श्रेय सुमित्रानंदन पंत को दिया जाता है। जब आकाशवाणी बनी और उसके बाद जब दूरदर्शन का समय आया, तब दूरदर्शन का नाम क्या रखा जाए, दूरदर्शन का नाम क्या हो, ये बात भी पंत पर छोड़ दी गई कि आप ही तय करो, नाम रखने में, नामकरण में तो आप माहिर हो। और इन्होंने नाम दिया दूरदर्शन, तो दूरदर्शन के रूप में उसको अपना लिया गया और कोई विकल्प उसका सूझा ही नहीं उस वक्त। तो ये सारे के सारे जो नामकरण हैं वो इनकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ का नाम भी जुड़ा हुआ है और इसके बाद, और ये सिर्फ इतना यहाँ तक सीमित नहीं रहे, इनका अपना नाम मित्रों जब जन्मे और उसके बाद 7 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी कविताएं लिखनी शुरू की, तो पहली इनकी जो कविताएं थी वो गोसाई दत्त के नाम से, क्योंकि पहाड़ों में, उत्तरांचल में विशेष रूप से गोसाई जो है वो एक समझा जाता है कि ये एक अच्छा वर्ग है, जो जिसे माना जाता है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं। और गोसाई दत्त इनका नाम पड़ा, गोसाई दत्त जी महाराज, वो अपनी कविता के माध्यम से 7 वर्ष की उम्र में इस नाम से लिखने लगे। लेकिन बाद में इनको लगा कि ये गोसाई दत्त कुछ कन्वे नहीं करता, और जब भी ये रामायण का जिक्र होता, रामायण के बहुत दीवाने थे, विशेष रूप से रामचरितमानस के, तो इनको लगा कि राम का नाम तो सारे लेते हैं लेकिन लक्ष्मण का नाम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको लोग भूल जाते हैं। और लक्ष्मण जो है उसकी माँ का नाम था सुमित्रा, तो इन्होंने अपना नाम फ़ौरन बदल लिया, रिकॉर्ड में जाके सुमित्रा नंदन पंत। लक्ष्मण सीधा नाम नहीं रखा, सुमित्रा का बेटा पंत, सुमित्रा नंदन पंत के नाम से इन्होंने अपना नामकरण स्वयं किया। ये भी एक पहली बात और रोचक बिंदु के रूप में आपने देखी होगी कि जीवन में नामकरण, अपना नामकरण और बहुत सारे अन्य विभूतियों के नामकरण, बहुत सारी संस्थानों के नामकरण इसी व्यक्ति ने किए। और नामकरण इनसे इसलिए करवाए गए कि इस आदमी में एक सौंदर्य बोध है, प्राण डालने की शक्ति है शब्दों में, इसलिए इसको जो भी नाम ये देगा उसमें प्राण होंगी, उसका कोई अर्थ होगा, निरर्थक बातें नहीं होंगी। तो ये एक बहुत बड़ी अपने आप में एक अभिव्यक्ति होती है। तो कौसानी क्षेत्र है मित्रों, अल्मोड़ा ज़िला में, कुमायूं की पहाड़ियों में, तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। अब सदी तो 2021 हो गया, तो ये 1900 सन में इनका जन्म हुआ था। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब 121वीं सालगिरह उनकी आने वाली है। और वैसे परिवार में इनकी समृद्धि थी। पिता एक चाय का बागान उनके पास होता था, तो उसकी देख रेख करते थे। और उनके जीवन में सबसे बड़ी बात थी कि प्रकृति की जितनी भी स्वर थे, जितनी धुनें थी, परिंदों की आवाज़ें थी, वृक्षों के लहराने की आवाज़ें थी, सारी की सारी एक भाषा के रूप में उनके मस्तिष्क में समा गई थी। और उन्होंने जब भी कुछ लिखा वो इन चीज़ों को भूल नहीं पाए। सबसे पहले वो बापू से प्रभावित हुए और बापू के स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने एक बढ़ चढ़कर भाग लिया। बापू पर बहुत सारी कविता भी लिखी और भारत माता का जिक्र भी इनकी कविताओं में जब मिलता है तो वो भी बिल्कुल अलग ढंग से मिलता है कि भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है श्यामल। भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। भारत माता ग्राम वासिनी, तो ये एक गंगा यमुना में आंसू जल,
मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी। तो उस वक्त भारत माता का उदास चेहरे का उल्लेख भी किस सौंदर्य बोध के साथ कर रहे हैं और उसके माध्यम से ये कितना कुछ कह जाते हैं उस काल में, जबकि भारत माता का नाम लेना भी एक अपराध माना जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी बातें हैं जिनको हम कई बार भूल जाते हैं। और उसके बाद आप इनके बारे में जब भी जिक्र करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। जहाँ जन्म हुआ था बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट था और उसमें कौसानी गांव में मित्रों, मैं समझता हूँ कि बड़े एक मामले में भाग्यशाली थे कि वहाँ इनके जीवन की हर स्मृति को संजो कर रखा गया है। और जब भी आप जाएंगे आपको पंथ के रूप में पूरे के पूरे जो ग्रामीण आंचल है वहाँ का, उसकी प्रतिमूर्तियाँ बिखरी दिखाई देंगी इनके संग्रहालय में, और उनके माध्यम से आप पंथ को और उनके प्रकृति चित्रणों दोनों को आप देख पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और बाकी सम्मान तो सारे इनको भी मिले, ज्ञानपीठ भी मिला, साहित्य अकेडमी पुरस्कार कोई ख़ास बात इनके लिए नहीं थी, पद्म भूषण भी मिला, और इतना कुछ मिल गया कि इन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा संदेश के रूप में सामने आती है कि ज्ञानी बनकर मत नीरस उपदेश दिए। ज्ञानी बनकर मत नीरस उपदेश दीजिए, लोक कर्म भव सत्य प्रथम सत्कर्म कीजिए। अच्छे काम कर लो यार, क्या इन बातों में पड़ा है। सिर्फ ज्ञान बघारने से बात नहीं बनती। और ऐसे महान दिव्य साहित्यकार को नमन करना इसलिए ज़रूरी है कहीं हम भूल ना जाएं, वरना हम पर एहसान फरामोश होने का, कृतघ्न होने का आरोप लगेगा। धन्यवाद।